तो मशीन में हम लोगों ने लीवर पार्ट समझ लिया है, लीवर की क्लास भी समझ ली है, ठीक है। तो अब अगला पार्ट है पुली, अगला पार्ट है पुली, ठीक है ना। तो लीवर देखो हमने कैसे कॉन्सेप्ट से समझा था कि लीवर, कुछ लीवर ऐसे होते हैं जिसको हम फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कम ताकत लगा के ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। और कुछ लीवर ऐसे होते हैं कि यार ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही, ठीक है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही, ठीक है, लेकिन स्पीड अच्छी मिल जा रही थी, लेकिन स्पीड अच्छी मिल रही थी तो वो स्पीड मल्टीप्लायर था। तो ठीक उसी तरह कुछ लीवर ऐसे थे जहाँ पर हमें डायरेक्शन खाली चेंज करना था, है ना। डायरेक्शन चेंज करना मतलब ताकत उतनी लगानी पड़ रही है। जैसे ये है, ये सामान उठाना है, अभी सामान को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमने कैसे उठाया, नीचे एक फलक्रम लगा के, फलक्रम लगा के इसको ऐसे उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने कैसे उठाया, फलक्रम लगा के इसको ऐसे उठाने की कोशिश की, ऐसे, यानी फोर्स नीचे लगा रहे हैं, उठ ऊपर रहे हैं, हाँ, फोर्स नीचे लगा रहे हैं, उठ ऊपर रहा है ना, ऐसे। यानी कि मेरी बॉडी कंफर्टेबल क्या था, जबकि दोनों में ताकत उतना ही है, मतलब जो 10 न्यूटन है, अगर 10 किलोग्राम है तो हमें भी 10 किलोग्राम फोर्स ही लगाना पड़ रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ, हमारी बॉडी के नीचे, हमारी बॉडी कंफर्टेबल क्या है, फोर्स को नीचे लगाना, ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल, ना कि ऐसे उठा के। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए लीवर 1 का यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने फलक्रम पीछे लगाई, आ गया। तो अब आ जाएंगे पुली में। तो बेसिकली पुली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सी एक सिंपल पुली दी गया है। एक सिंपल पुली मतलब क्या है, पहिया टाइप का होता है, और यहाँ पे इसका एक फ्रेम लटका हुआ है, और ये पहिया ऐसे ना कुएँ में, वेल में देखो ऐसे लगा रहता है ना पुली। सो एक स्ट्रिंग इस रोप, ऐसे स्ट्रिंग रहती है, एक में लोड रहता है, एक में इफर्ट, हम लोग ऐसे खींचते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम कह सकते हैं, अगर एक पुली की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक पुली यूज़ करते थे, कुएँ की बाल्टी उठाना है तो हमारे लिए कंफर्ट क्या होता है, रस्सी ऐसे खींचना, है ना। अगर डायरेक्ट खींचेंगे तो बाल्टी उठेगी नहीं हमसे, तो हम रस्सी को वैसे ही खींच के अपोजिट डायरेक्शन पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक पुली की बात, तो यहाँ पर क्या ये एक फिक्स पुली है। फिक्स पुली क्यों है, क्योंकि पुली ऊपर नीचे नहीं हो रही है। पुली ऊपर नीचे भी होती है क्या, हाँ, जब पुली का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो पुली है ना ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन यहाँ तो फिक्स पुली है ना, देखो ना, ऐसे फ्रेम पूरा फिक्स दीवार से, छत से है ना लटका हुआ है, लगा हुआ है। भाई ये पुली घूमेगी, मतलब ये घूमने को से मूविंग और फिक्स मत समझो। ये पुली पूरी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही तो हम बोलेंगे मूविंग हो रही है। अगर ये फिक्स है तो मतलब फिक्स है, वो घूमना पहिया तो है ही ना, वो तो कॉन्सेप्ट ही वही है, पहिया घूम रहा है उसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो नहीं कि सर उसको मूविंग बोल दो, पहिया घूम रहा है मतलब मूविंग, इसका मतलब वो नहीं होता। मूविंग मतलब वो नहीं होता, मूविंग मतलब ये पूरी पुली है ना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, वो उसे बोलते हैं मूविंग, ये फिक्स है, ठीक है। पहिया तो सभी में घूमना है, उससे क्या मतलब है। तो सिंगल पुली या सिंगल फिक्स पुली कैन बी यूज इन 2 ways, एज ए फिक्स पुली बाय कीपिंग इट्स एक्सिस रोटेशन स्टेशनरी, एज मूवेबल पुली बाय चेंजिंग इट्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है। तो सम टाइम में अब फिर एक सिंगल पुली में भी फिक्स भी कर सकते हैं, या सिंगल पुली में हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेशन भी, मतलब उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखो ये क्या है, ये पुली मूवेबल पुली है, ये फिक्स है। अब फिक्स पुली से हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये पुली देखो, इस पुली के अंदर सामान लगा हुआ है, तो ये पुली सामान ऊपर नीचे जाएगा, है ना। ये रस्सी यहाँ से बंधी हुई है, ये ऐसे आई, ये हमने खींचा, ये रस्सी ऊपर चढ़ी, तो ये पुली ऊपर जाएगी नहीं लेके, ये रस्सी ऊपर पुली लेके जाएगी, ये ऊपर लेके जाएगी पुली को, तो सामान जो भी रहेगा तो वो भी ऊपर नीचे होगा वही पर। तो ये बोलेंगे मूवेबल पुली, ये बोलेंगे फिक्स पुली, तो इसे हम बोलेंगे फिक्स मूवेबल पुली, फिक्स मूवेबल पुली। ये फिलहाल तो अभी ये फिक्स पुली की बात है, तो फिक्स पुली सिंगल पुली दोनों भी तरीके से हो सकती है। तो सिंगल फिक्स पुली की बात करेंगे, ए पुली विच हैज़ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजिशन, मतलब स्टेशनरी, रोटेट तो होना ही होना है, छोड़ो ना, वो तो रोटेट होना ही होना है। पुली का मतलब ही वही है कि हम रोटेट कर ही रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ये स्टेशनरी से फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, स्टेशनरी मोशन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसे फिक्स पुली, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ से हम जो देखो, अब यहाँ से हम जो खींच रहे हैं, ये इफर्ट लगा रहे हैं, ये लोड है, तो ये रस्सी तो एक ही है ना, रस्सी तो एक ही, यानी पूरे रस्सी में टेंशन जो होगा, खिंचाव होगा, वो तो एक ही होगा। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे रस्सी ढीली होगी, यहाँ पे टाइट होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने रस्सी खींचा तो जो टेंशन होगी इधर पॉइंट में, वही टेंशन इधर भी आ जाएगा, यानी लोड में भी एक टेंशन है, इफर्ट में भी एक टेंशन, एक टी, मतलब इफर्ट इज इक्वल टू लोड बराबर हो जाएगा। हाँ, जब सिंगल पुली लगा रहे हैं
तो जितना तुम्हारा इफर्ट लोड है उतना ही तुम्हें इफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें 50 किलो उठाना है तो यहाँ 50 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफर्ट इज इक्वल टू लोड होता है। जैसे उसमें क्लास लीवर 1 में है ना, वो डिस्टेंस दोनों के फलक्रम बीच में था, तो वो हिसाब से मैकेनिकल अगर एडवांटेज 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे लोड इज इक्वल टू इफर्ट बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई सर। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यार सेम है। क्या सेम है सर? लोड अपॉन इफर्ट, लोड अपॉन इफर्ट या फिर लोड ऑफ इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इफर्ट आर्म ऊपर था उसमें, तो खैर यहाँ पे लोड अपॉन इफर्ट, यहाँ पे लोड भी एक ही है, टेंशन है, वही टेंशन यहाँ पर भी, वही टेंशन यहाँ पर भी, तो यहाँ भी टी डाल दिया लोड में भी और इफर्ट में भी टी डाल दिया, तो टी से टी कट गया, बचा क्या? 1। तो MA 1, इसका मतलब फिक्स पुली में जो MA होता है वो 1 होता है। ओके सर, अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। भाई यही सब चीज़ चल रही है, MA वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी, यही 3 कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं हम लोग पूरा चैप्टर। मैकेनिकल एडवांटेज, MA, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी। तो वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो वही इफर्ट आर्म, मतलब डिस्प्लेस कितना हुआ इफर्ट आर्म, इफर्ट में तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, लोड में कितना डिस्प्लेस किया, देखते हैं। देखो भाई, रस्सी एक है, तुम यहाँ 1 मीटर खींचोगे तो ये 1 मीटर ही तो ऊपर जाएगी। हाँ, यहाँ पे तुमने अगर 1 मीटर खींचा, जो डिस्टेंस यहाँ खींचा वही डिस्टेंस यहाँ ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों में डिस्टेंस सेम, डी सेम। यहाँ पर इफर्ट में जो डिस्टेंस है वही है, तो कट गया 1, यानी वेलोसिटी रेशियो भी 1 आ जाएगा, VR भी 1 आ जाएगा। ओके सर, अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू सिंगल फिक्स पुली के लिए बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सिंगल फिक्स पुली की। किसकी बात हो रही है? सिंगल फिक्स पुली की। तो हमें एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR, हमने फॉर्मूला याद करके रखा था अच्छे से। एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। आप लोगों की टीचिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, खासकर आपकी एग्ज़ाम तो दे रहे हो और डेली पढ़ ही रहे हो तुम लोग तरीके। टीचिंग मतलब ये होता है ट्यूशन में कि एग्ज़ाम भी देना है आपको, याद भी करना, सारी चीज़ें होती हैं। तो समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके सर, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगल मूवेबल। ठीक है, तो ये 1 MA 1 वेलोसिटी रोल, किसकी बात हो रही है? सिंगल फिक्स पुली। ये सब किसकी बात हो रही थी? तो ये सब याद तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कहीं पर। सिंगल फिक्स पुली, MA 1, VR 1, एफिशिएंसी 100%। अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो 100%, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? सिंगल मूवेबल पुली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली मतलब पूरी पुली है ना स्टेशनरी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होगी, ऐसे ऊपर नीचे होगी। ठीक है सर, ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि इफर्ट है ना, यहाँ पर नहीं होता है एक्चुअली, इफर्ट ऐसे घूम कर आता है इधर। ठीक है ना, एक फिक्स पुली रहती है, ये डायरेक्ट कैसे चलाओगे सर? इसको ऊपर नीचे करने के लिए एक पुली और होनी चाहिए ना फिक्स। ये ऊपर नीचे कैसे होगी बताओ? अच्छा, जब एक पुली तुम ऐसे बांधोगे, ये पुली मूवेबल है, फिक्स पुली है, ये बांधा, ये रस्सी ऐसे करके यहाँ लेकर आए, जब तुमने इसको खींचा तो ये ऊपर नीचे हुआ। ठीक है ना, तो मतलब वो इसका बस, लेकिन फिर भी एक ऐसा अलग से समझाया गया है। अब इसमें देखो MA कितना होता है, L कितना होगा? 2T हो जाएगा। क्यों सर 2T हो जाएगा? क्यों 2T हो जाएगा? L 2T, इफर्ट T, ऐसा क्यों? कहाँ दो? देखिए, ये तो एक ही है। अब देखो 2 क्यों देखें, हमने सामान कहाँ लटका कर रखा है? यहाँ पर। लोड यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये जो रस्सी तो एक ही है ना ये, यानी कि लोड के लिए एक टी इधर हो गया और एक टेंशन इधर आ जाएगी। अभी तो इफर्ट तुमने यहाँ दिया ही नहीं है, इफर्ट तो आगे एक पुली से जब पकड़ोगे तब खींच के दोगे। यानी ये जो लोड है ना, ये 2 वायर में बट गया, ये लोड ये 2 वायर में बट गया, आधा बढ़ गया। तभी तो हम लोग है ना पुली एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पुली यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? एक तो डायरेक्शन के लिए ठीक है, तो पुली क्यों यूज़ करें? हमें अगर 50 किलो वज़न है तो हमें 50 किलो ना लगाना, अपने 25 किलो में ही काम हो जाए मेरा। हमें लगे कि हम 25 किलो उठा रहे हैं, हमें क्या लगे? आधा बढ़ जाता है, देखिए सामान है ये आधा बढ़ गया, तो लोड में इधर लोड T, इधर T, 2T, तो लोड किसके बराबर हो जाएगा? 2T के बराबर हो जाएगा। ये देखो
2t। एफर्ट तो एक ही रहेगा, मतलब खींच तो एक ही रहेगा, दो हाथ से तो नहीं खींच रहा। एफर्ट 1t। हाँ, यानी एफर्ट इज इक्वल टू, अगर एफर्ट और इसमें ये देखेंगे, समझेंगे देखो, लोड इज इक्वल टू t प्लस टी 2t, और एफर्ट मतलब 1t, एफर्ट मतलब 1t, यानी एफर्ट लोड का आधा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे? तुम टी में डाल दो 20 किलो, तो लोड यानी 2 इंटू टी 20 किलो, 40 किलो, लोड 40 किलो हो गया, एफर्ट 20 किलो, टी मतलब 20 किलो, अगर हमने टी डाला 20 किलो, 20 किलोग्राम फोर्स, तो लोड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स। एक टी में 20 किलोग्राम फोर्स लगा हुआ, तो 20 40 किलो तुम उठा रहे हो, एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है? सिर्फ 20 किलोग्राम फोर्स, यानी जितने लोड का आधा तुम्हें लगा। अच्छी बात है ना, फोर्स मल्टीप्लायर हो रही है, फोर्स मल्टीप्लायर। अब यानी कि एम एस का क्या होगा? एम एस इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। एल मतलब 2t, एल मतलब क्या है? 2t, तो एल की जगह हम 2t डाल देंगे, 2t, और एफर्ट मतलब टी से टी कट के 2। हाँ, एम 2 आ गया, 1 से ज़्यादा आ गया, एम 1 से ज़्यादा मतलब फोर्स मल्टीप्लायर। तो फिजिक्स को थ्योरी कैसे याद करना है तुम्हें? ऐसे रटना नहीं है, ये यही तुम्हारी थ्योरी, कहीं भी रीजनिंग आ जाए तो यही तुम्हें बताना है कि यार एम 2 है मतलब क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई स्पीड में क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर है। क्यों है? बता दिया मैंने। बात समझ में आई? तो ये कहानी थी, कम से कम ये तो आनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो कॉम्बिनेशन ये ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये तो आनी ही चाहिए। आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ये भी पक्का ना? कहाँ कर रहे? चलो, तो ये हमें समझ में आ गया। तो उसके बाद हम निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया क्या? एम ए निकाल लिया। एम ए के बाद वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। वेलोसिटी रेशियो इम्पॉर्टेंट है। कैसे? वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या डालोगे? एफर्ट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बात समझना मेरी यहाँ पे। लोड के लिए तो ये 2 लेंथ है, और एफर्ट के लिए तो 1 लेंथ है। लोड के लिए तो 2 लेंथ होगी, लोड के लिए। एफर्ट के लिए तो 1 ही लेंथ है। यानी कि अगर तुम्हें ये 5 मीटर ऊपर उठाना है तो तुम्हें 10 मीटर रस्सी खींचनी पड़ेगी। आधी आधी लेंथ बढ़ रही है ना, ये लेंथ आधी आधी बढ़ रही, 5 और 5। तो अगर तुम्हें ये सामान 10 मीटर उठाना है, 5 मीटर उठाना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर और ये 5 मीटर, ये रस्सी 5, ये 5 मीटर जाएगी, ये 5 मीटर जाएगी। तो पकड़ के तुम खींचोगे, जब इसको यही रस्सी तो ऊपर ऐसे कर खींचोगे, तो ये 5 मीटर खींचना पड़ेगा, ये वाली 5, 10 मीटर खींचना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, तब जाके 5 मीटर उठेगा। सर 10 मीटर खींचना पड़ेगा, सर 10 मीटर। फ़ायदा क्या? फ़ायदा बहुत बड़ा है। तुम भारी वजन नहीं उठा पा रहे थे, माना तुमने रस्सी ज़्यादा खींची, लेकिन वजन तो उठ गया तुमसे। तुमने जनरेटर उठा के रख लिया दुकान में, तुमने भारी मशीन उठा के रख ली दुकान में, माना कि थोड़ा टाइम लगा, माना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब में देखना है मशीन कैसे उठाए जाते हैं, बहुत सारी पुली बंधे रहती है, और मालूम इतनी भारी मशीन होती है कि हिला भी ना पाओ, लेकिन जब तो चैन खींचते हैं, देखना यूट्यूब में चैन खींचेंगे ना, बहुत आराम से चैन खींचेंगे ऐसे दिखाएंगे, और मशीन उठती है बड़ी भारी, क्योंकि बहुत और ज़्यादा लगा दी ना कॉम्बिनेशन, और डिवाइड होता गया है। एफर्ट पता चला एक तरफ 1000 किलो, तो एक तरफ अगर 10 पूरी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिया, एक तरफ 10 ही किलो बचा। ऐसा अगर तुम्हें 10 किलो उठा, ये बात पे यकीन नहीं करते हो भाई तुम लोग। तो यहाँ पे देखना, एक अच्छा खासा भारी सामान हमने वो उठा के फेंक देने वाला। तो यहाँ पे देखो, अभी इसमें दिखाएंगे, तो इतना भारी वजन है ना, ये आराम से खींच रहा है बहुत, है ना, खींच ज़्यादा रहा है, और लिफ्टिंग देखो धीरे धीरे हो रही है ना। इस तरीके से तो होम में चला गया। कैसे? वो कैसे लगाओ यार यूट्यूब भैया, यूट्यूब लगाओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमें अगर ये मेरी 2
पुली है एक फिक्स और एक मूवेबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोड आधा लगाना पड़ेगा, सॉरी इफर्ट हमें आधा लगाना पड़ेगा और डबल वेट हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन साथ में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि रस्सी में जो खींची तो इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा, इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा, यानी वी आर तुम्हारा 2 आ जाएगा। वी आर का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इफर्ट अपॉन लोड का डिस्प्लेसमेंट, है ना। वी आर का फॉर्मूला क्या है, इफर्ट में तुमने कितना डिस्टेंस है तुम्हारा, कितना डिस्प्लेस किया, रस्सी खींची और लोड की, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डबल है, क्या है, डबल है। तो यहाँ पे अगर डी खींच रहे हो तो नीचे d/2 आधा, इफर्ट में तुम डी तो नीचे आधा, तो वी आर भी 2 आ जाएगा, एम 2 वी आर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी देख लो, एम ए बाई वी आर, एफिशिएंसी एम ए बाई, अगर हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो 100% दिखा रहे हैं यहाँ पे, कह सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी तरह फिर ये कॉम्बिनेशन याद है, कॉम्बिनेशन पूरी आपको आना है फिलहाल इस बार इसमें, और बाद में यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, तो कंपैरिजन अपन पढ़ लेना। जो मैंने बताया कि सिंगल मूवेबल में हम लोग है ना वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें हम लोग है ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है ना। कौन सी, सिंगल मूवेबल पुली, हाँ सिंगल मूवेबल पुली जो होती है फोर्स मल्टीप्लायर है, जो ऊपर नीचे स्टेशनरी जो हो रही है ऊपर नीचे, हम ज़्यादा वजन उठा पा रहे हैं, बहुत कम ताकत में, तो ये इसका डिफरेंस है। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे बेसिकली, जैसे यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल में कुछ दिया हुआ है आपको, पढ़ लेते हैं। इन दिस फिगर यू आर अप्लाइंग 480 न्यूटन और वेट इज़ 400 न्यूटन, ठीक है, तुम ज़्यादा ही अप्लाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। क्यों थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, हमें तो 400 न्यूटन अप्लाई करना चाहिए, सिंगल फिक्स पुली है ना, हमें तो सिंगल फिक्स पुली सिर्फ 400 न्यूटन अप्लाई करना चाहिए। सिंगल फिक्स पुली यही बताया था, जितना वजन होगा उतनी ताकत लगाओ, लेकिन मुझे 480 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन अवॉइड नहीं है, यहाँ पे ये आइडियल मशीन नहीं है। आइडियल मशीन मतलब फ्रिक्शन भी तुम्हारा है, बाकी दूसरी चीज़ें भी है, दूसरी चीज़ मतलब यहाँ पर तो सिर्फ फ्रिक्शन ही समझो, है ना। रस्सी और ये जो लोहा है आयरन है, तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, स्मूथ थोड़ी ना बिल्कुल, कैसे उठा रही हवा में, तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एम ए तुम्हारा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम ए 1 नहीं है। क्यों नहीं है, जब हमने एम ए का फॉर्मूला डाला तो एम ए इक्वल टू वॉट, लोड अपॉन इफर्ट, एम ए इक्वल टू वॉट, लोड अपॉन लोड कितना है 400, इफर्ट कितना है 480, तो 400 डिवाइड 480 करोगे तो 1 से 1 कम आंसर आ जाएगा, 0.833 आंसर आ गया। तो ठीक है, ये आइडियल मशीन नहीं है, इसे बोलिए प्रैक्टिकल मशीन है। ये क्या है, पहले प्रैक्टिकल मशीन है। वी आर मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो तो वही आने वाला है 1। क्यों, जितना तुमने ऊपर खींचा, मतलब जितना तुमने नीचे खींचा उतना ही सामान ऊपर जाएगा, बीच में रस्सी कहीं सोकर थोड़ा जाएगी। तुमने यहाँ खींचा 1 मीटर तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिंगल फिक्स का तुम्हें याद होना चाहिए, वी आर क्या होता है, 1 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट लोड डी सेम होता है, 1 हो जाएगा। लेकिन एम ए 1 नहीं है, तो इसलिए ये बताया गया। तुम ये मत समझो कि यार जैसे पीछे दिया था 1 एम ए 1, तो वी आर एम ए 1 है तो वी आर 1 ज़रूरी नहीं है, एम ए कम भी हो सकता है, एम ए और एम ए ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है, कैसे ज़्यादा हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर वाले में, जहाँ पर मूवेबल पुली है वहाँ पे एम ए ज़्यादा होता है, वहाँ पे एम ए और वी आर भी ज़्यादा होता है। क्यों वी आर ज़्यादा होता है, क्योंकि इफर्ट ज़्यादा है और तुम्हें डिस्प्लेस ज़्यादा करना पड़ता है रस्सी को, एम ए ज़्यादा होता है। क्यों, फोर्स मल्टीप्लायर। सर वी आर ज़्यादा क्यों, क्योंकि हमें खींचना ज़्यादा पड़ रहा है, खींचना 10 मीटर तो उड़ रहा है 5 मीटर, वी आर भी 2 अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक है। तो ये कहानी एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर 0.83/1 इंटू 100% कर देना, 100% में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली। तो एफिशिएंसी तो 100% क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ तुम्हारी है ना बेयरिंग फ्रिक्शन ये वो, इसमें सब एनर्जी लाइक थोड़ा ताकत तुम्हें उसके अगेंस्ट भी लगाना पड़ रहा है ना। फ्रिक्शन है इसमें, अंदर बेयरिंग है उसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। अगर अच्छी बेयरिंग नहीं तो और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छे अंदर जो घूमने वाली जो बेयरिंग होती है वो अगर अच्छी नहीं है तो और ताकत लगानी पड़ेगी, तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। इसीलिए बेयरिंग में है ना हम लोग ऑयल डालते हैं, मशीन में क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ग्रीस
इंक्रीजिंग करते इसीलिए करते हैं। फ्रिक्शन कम मिले तो हमें एफिशिएंसी में ज़्यादा मिले। तो बात तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आई क्या? चलो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज़ द एनर्जी गेन बाय द लोड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल गई? सेकेंड टाइम आ गया सर, टाइम तो पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या एनर्जी गेन बाय द लोड, एनर्जी है कितनी, तो हम क्या करेंगे लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला हमारा क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क ऑफ एनर्जी मतलब वर्क का फार्मूला क्या होता है फोर्स इनटू, तो फोर्स मतलब लोड 400, फोर्स मतलब लोड क्योंकि लोड के लिए पूछा था। और डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस किया 5 मीटर दिया होगा, 5 मीटर, ये 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 5 मीटर तुम्हें दिया होगा, ठीक है ना। तो बस 2000 जूल गेन किया एनर्जी, हमारी एनर्जी 2000 जूल गई, हमें इसका काम करने में हमारी एनर्जी 2000 जूल। तो कितना पावर हमें, किस पावर से हमने काम किया? अगर 10 सेकंड तक के काम किया हमने, अगर हमने या मोटर ने 10 सेकंड तक काम किया तो कितना पावर लगा? तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर किसका? हमारे पावर की बात कर रहा है, लोड जो सामान उठाए उसकी नहीं, किसके पावर की बात हो रही? हमारे। तुमने लोड 400 न्यूटन उठाया, वो छोड़ दो भाई, तुमने ताकत कितनी लगाई 400 न्यूटन उठाने के लिए? हमने 480 न्यूटन लगाया। माना कि 400 लोड उठा रहे, लेकिन ताकत कितनी लगानी पड़ रही है? हमें हमारी पावर चाहिए। तो इफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इफर्ट इनटू, ये फॉर्मूला याद रखना पावर का। तो मतलब है वही, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लेकिन कौन सा लेंगे यहाँ पर? इफर्ट वाला फोर्स। कौन सा लेंगे? इफर्ट वाला फोर्स। तो इफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। तो ये वाला वर्क ना लेना, वर्क अपॉन टाइम, लोड वाला वर्क नहीं लेंगे, जो हमने काम किया वाला वर्क लेंगे, ठीक है, अपॉन टाइम। तो बस 10 सेकंड से डिवाइड करके आंसर पावर का है तो वॉट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो बाकी के न्यूमेरिकल जो होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इसकी न्यूमेरिकल की पहले बेसिक समझ लो इसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, और इस लेक्चर को पहले रिवाइज करो 2 से 3 बार, बाद में न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा।